हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे स्पेशल वीडियो। आज हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में आ गए हैं। नॉर्मली हम लोग थर्सडे को फर्स्ट मिलते हैं सुबह, लेकिन आज क्योंकि बजट से पहला वाला दिन है और बहुत सारी आज इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही आपको अपना थोड़ा सा जो भी मेरा व्यूज़ है वो मैं शेयर कर लूँ। तो जो हमारे नए दोस्त जो इनको देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो सिर्फ एक बात समझ लें कि हमारा ये प्रोग्राम है, हम जिसमें प्योरली अपने चार्ट्स के ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं उस और पूरे वर्ल्ड मार्केट का हम लोग एक बार एक ओवरव्यू चेक करते हैं, क्या क्या न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसको चेक करते हैं, और उसके बाद हम एक अपना व्यू फॉर्म करते हैं कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। उसके आधार पर हम लोग अपने ट्रेडिंग के सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी तरह का कोई टिप्स या रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो अब हम लोग आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोग जो डिस्कस किए थे मंडे को, सबसे उसमें इम्पोर्टेंट था कि हम लोग मार्केट ने जो है करेक्शन उसने कंप्लीट कर दिया है, बोथ टाइम वाइज प्राइस वाइज, और अब उसके पास एक दिन का भी समय नहीं है। और अपना ये मानना था कि मार्केट को मंडे से ही, चाहे वो भले पहला हाफ थोड़ा सा गड़बड़ कर ले, लेकिन उसके बाद इसको ठीक होके ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए यदि बाज़ार को संभलना है तो। अदरवाइज़ फिर वो लंबी गड़बड़ शुरू हो जाएगी, जिसकी हम बात करते हैं कि 5% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 15,000 की तरफ फिर ड्रैग करना शुरू कर देगा। तो टेक्निकल्स का यही फ़ायदा होता है कि हम लोग एक बहुत डिटेल में इसको डेप्थ में भी स्टडी करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मार्केट ने मंडे को काफ़ी हद तक ठीक काम किया, नॉट एग्जैक्टली द वे वी हैड थॉट, लेकिन ठीक है। 4 घंटे की जगह 5 घंटा उसने ले लिया, और लास्ट के 2 घंटे 1.5 घंटे में उसने जो है, लास्ट के इनफैक्ट 1.5 घंटे में उसने रिकवरी का एक स्टार्ट किया, जो कि उसको हम मान सकते हैं कि 1.5 घंटे के आपसे बहुत अच्छा रिकवरी था, जिसमें करीब 200 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी आई थी, 200 इनफैक्ट 250 पॉइंट की रिकवरी आई थी नीचे से, और बैंक निफ्टी के अंदर 1,1100 पॉइंट की रिकवरी आई। सो वो उसने एक टोन का सेट कर दिया था। दूसरी हम ये बात करके गए थे कि अब मंडे से हर दिन उसको करीब 100 पॉइंट करके ऊपर बढ़ाना चाहिए, और बजट जाने के पहले पहले, बजट के पहले पहले मार्केट को रफली 17,700 से 800 तक इसको क्लोज करना चाहिए। तो एक आइडियल सिनेरियो फॉर्म हो जाएगा बजट जाने के पहले पहले। आज मार्केट ने जो काम किया है वो काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं, जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने डिसअपॉइंट किया है फॉर श्योर, क्योंकि हम जो सोचे थे वैसा उसमें आज हमको मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। रीज़न कुछ भी हो, लेकिन नहीं मिला है। परंतु हम जब डिटेल में जाके देखते हैं तो हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त था। स्टॉक्स की चाल तो देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ओवरऑल निफ्टी के अंदर में वी आर गेटिंग सम 300-400 पॉइंट्स रैली, उस तरह का स्टॉक्स में मूवमेंट था जो है। तो मेन स्पॉइल स्पोर्ट किसने किया, वो था आईटी सेक्टर। फॉर वॉट एवर बी द रीज़न, चाहे टेक महिंद्रा का रिजल्ट को मार्केट ने थोड़ा सा ख़राब समझ करके, उसके जो भी उसके व्यूज़ वगैरह थे उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया। जाते जाते टेक महिंद्रा वगैरह सब रिकवर कर गया, लेकिन टीसीएस रिकवर नहीं किया। ओवरऑल आईटी इंडेक्स ड्रैगर रहा। हम अभी आगे एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन जो मार्केट की सिनेरियो है, जिसके अंदर आज हम लोग मोटा मोटी हम ये बात कर लें, तो हमारा टाइम वेस्ट करेक्शन हो गया, प्राइस वेस्ट करेक्शन हो गया, एक प्री बजट का जो वॉलेटिलिटी होना चाहिए वो भी खो गया। हम लोगों ने देखा पिछले एक हफ्ते से ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी था, और उसके पहले एक थोड़ा सा जो मूवमेंट का शुरुआत होना चाहिए था वो भी हो गया, और स्टॉक स्पेसिफिक भी हमको एक्शन मिलना शुरू हो गया। तो एक परफेक्ट टोन जिसको हम बोल सकते हैं बजट में जाने के पहले मार्केट ने जो है आज सेट कर दिया है। तो दिस इज़ गुड थिंग। अब इसमें खाली एक ही है कि निफ्टी को हम थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट हमको देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए। नॉर्मली मैं नहीं देना पसंद करता हूँ, परंतु ये सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक तो हम कल बजट में जाने के पहले है, जिसके अंदर में कॉशियस होना स्वाभाविक है। साथ साथ में फेड की मीटिंग है, रेट हाइक की बातें भी है, तो दो दो इवेंट, बड़े इवेंट एक साथ लाइंड अप है। तो इसीलिए लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होना, और जब इस तरह के ख़राब मार्केट का जो कंडीशंस बने हुए हैं उसके हिसाब से भी देखें, तो इट इज़ क्वाइट ऑन नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइंस, तो हो सकता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा इसको एक वो कुशन हम दे सकते हैं कि निफ्टी नहीं, क्या कोई बात नहीं है। अभी आपको मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि बाकी सारे इंडाइसेस ने किस तरह का काम किया, तो आपको थोड़ा सा
बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ। ये हमारा स्क्रीन है। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद किया। नीचे हम देख रहे हैं 537 का आज इसने लो लगाया। हमारे हिसाब से इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए था, फिर भी आज जो भी रीज़न बना लेकिन ड्रैग तो कर दिया था। दूसरा हमारा मानना था कि 735 750 के आसपास इसको क्लोजिंग करना चाहिए, लेकिन इसने जा खुला ही था इस जगह पे, परंतु उसके बाद ये नीचे ही ड्रैग करते करते 537 तक आ गया था और बाद में रिकवरी करके 662 का क्लोजिंग इसने दिया है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसमें कोई विशेष निराशा की बात नहीं थी क्योंकि कल एक अच्छी चाल मिली और आज उसका फॉलोअप भी उसमें आके दिखा। तो रफली 0.66% अप है, तो इसको हम फेयर बोलेंगे। और अच्छी बात रही इंडिया विक्स की। इस खराब सिनेरियो के अंदर इतने वॉलेटाइल ज़बरदस्त होने के बावजूद भी इंडिया विक्स हमारा 5% अप्रॉक्सीमेटली कम हुआ है। तो हम ऐसा ही बात करके गए थे कि यहाँ से हमको अब विक्स के अंदर में धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर कुछ कमी होते हुए दिखाई देगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कल के दिन जो रहेगा बजट सेशन वाले टाइम पे, कि हमको विक्स के ऊपर बहुत, इंडिया विक्स पे बहुत हमको क्लोज्ड वॉच करना है। और हम देखते हैं कि पहले 1-2 घंटे के अंदर ही ये नॉर्मली ऐसा ही करेगा। एक घंटे की बात अलग है, सुबह सुबह एक वॉलेटिलिटी रहेगा, उसके बाद हम देखते हैं इंडिया विक्स कूल ऑफ करना शुरू करता है और बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू करता है। अभी जैसे 16.87 है, तो 16 के नीचे 15 के आसपास तक आना शुरू करता है, तो बहुत अच्छा एक अर्ली इंडिकेशन हमको मिल जाएगा कि हमारा मार्केट यहाँ से अब संभलने को तैयार हो गया है। ये हमारा देखिए निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स। स्मॉल कैप, हम स्मॉल कैप की बात 2 महीने पहले कर रहे थे कि सबसे पहले हमको स्मॉल कैप के अंदर चाल मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली जो भी सिचुएशन रहा हो, पिछले 2 महीने से बाजार खड़ा ही रह गया, कहीं नहीं गया और स्मॉल कैप में हमको कोई चाल देखने को नहीं मिली। हमने लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया था कि स्मॉल कैप देखो गिरा ही नहीं है, जो कि अच्छा साइन हमको दे रहा है कि उसने संभाल के रखा हुआ है। नॉर्मल सिनेरियो में यदि बाजार में पैनिक होता है तो सबसे ज़्यादा ये लोग पहले गिरते हैं, और बाज़ार में यदि कोई अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद होती है तो ये सारे चलने शुरू करते। तो आज स्मॉल कैप 3% अप है, विच इज़ अ वेरी गुड, बोलेंगे बहुत स्मार्ट। इतने ख़राब माहौल में भी बहुत बढ़िया चाल उसने दिया। मिड कैप भी 2% के आसपास अप है। निफ्टी जूनियर भी हमारा 1% अप है। और हम निफ्टी बैंक की बात कर ही चुके हैं। सिर्फ निफ्टी 50 हमारा फ्लैट था, बाकी सारे इंडाइसेस हमारे जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस उसने दिए, विच इज़ अ वेरी गुड अर्ली साइन बिफोर गोइंग टू सच अ बिग इवेंट। तो ये हमारा हो गया यहाँ के मार्केट का व्यू। ये देखिए निफ्टी 50 के जो ड्रैगर्स है उसमें से TCS मेन 20 पॉइंट अकेला एक कंट्रीब्यूटर है, फिर इन्फोसिस भी इसमें शामिल है, HCL टेक भी शामिल है, टेक महिंद्रा भी शामिल है और विप्रो भी शामिल है, यानी IT के सारे दिग्गज इसमें शामिल है। और साथ में HDFC बैंक और HDFC, ये 2 बड़े हैवीवेट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सब मिला करके मेनली निफ्टी को जो है आज इसने ड्रैग किया है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो हमने आपसे मंडे के वीडियो में बात किया था कि स्टेट बैंक और ICICI बैंक हमको विशेष ध्यान देना है। अडानी का केस यदि सुलझता हुआ दिखता है तो सबसे पहले ये 2 भागेंगे और ये इंडिकेट करेंगे। तो कल भी अच्छा चाल था और आज भी देखिए बैंक निफ्टी के बड़े कंट्रीब्यूटर में स्टेट बैंक और ICICI बैंक सबसे प्रधान आगे में रहे हैं। और HDFC बैंक, जैसा हमने पिछले निफ्टी वाले में कवर किया था, HDFC बैंक लगाड रहा, तो इसके कारण एक यदि ये 670 पॉइंट का हमको और इसमें एडिशन होता तो बैंक निफ्टी और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता था। ये हमारा हीट मैप है निफ्टी का जो परफॉर्मेंस हुआ है। इस खराब सिनेरियो में भी 26 स्टॉक्स हमारे डिक्लाइन किए हैं और 24 स्टॉक्स हमारे जो है एडवांसेस की तरफ में हैं, जिसमें हम देख रहे हैं बैंकिंग फाइनेंस ने बहुत अच्छा काम किया है। एक IT हमारा जो है मेजर लगा रहा है, बाकी ऑटोमोबाइल हो, मेटल्स हो, सारे इसमें मतलब एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ये हम चार्ट देख लेते हैं अब। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। कल हमारा मार्केट नीचे खुलने के बाद एक बहुत अच्छा इसने मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन दिया। ये तब हम मॉर्निंग स्टार मानते हैं जब इसका कन्फर्मेशन आता है। आज का एक कैंडल देखने में रेड ज़रूर लग रहा है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ जिसमें जब भी कैंडल के नीचे एक बड़ा विक मिलता है नीचे की तरफ में, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ बाइंग जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये ग्रीन कैंडल है, इसी के साइज़ का विक भी है, इससे थोड़ा बड़ा ही है। इसका मतलब यहाँ पे नीचे के लेवल पे अच्छी बाइंग इसको मिल रही है और ये ऊपर जा रहा है। यहाँ जो हमको रेड फॉर्मेशन इसलिए कि ओपन ऊपर हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली ड्रैग नीचे किया है और जब जाके संभाला है।
ये हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी एकदम फर्स्ट क्लास सेम है। वैसा ही इसने एक तरह से जो है नीचे में बॉटम एक इसने स्पिनिंग बॉटम इसने क्रिएट किया, मॉर्निंग स्टार की तरह इसने एक पैटर्न बनाया है और कन्फर्मेशन हमको आज के में मिला है। इसमें खाली एक छोटा सा हमको दिक्कत दिख रहा है कि आज का जो हाई है और कल का जो हाई है वो ऑलमोस्ट बराबर सा है, मतलब इसको कोई विशेष इसने क्रॉस नहीं किया। आज यदि हमको क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर मिलता तो और अच्छा हो जाता। अब कल हमको इस चीज़ को वॉच करना है कि ये करता है कि नहीं करता है। तीसरा हमारा निफ्टी जूनियर, इसका भी बहुत फर्स्ट क्लास नीचे में बॉटम स्पिनिंग इसने बनाया है, या स्पिनिंग टॉप होता है वो हमारा एक बेयरिश साइन होता है, तो ये बॉटम में स्पिनिंग इसने बनाया है, ये बहुत बढ़िया दोजी है। और इसके बाद फॉलोअप आज का हमको जो ग्रीन इसका मिला है, ये इसको अच्छा मानेंगे क्योंकि ये 62% के रिट्रेसमेंट में इसने अपना काम निपटा के, हालांकि कल का क्लोजिंग इसके नीचे था परंतु आज इसने इसके ऊपर ला करके क्लोजिंग 62% के ऊपर कर दिया। तो अब कल हमको इसका फॉलोअप मिलता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा साइन रहेगा। ये हमारा मिड कैप है। मिड कैप के अंदर भी सेम बहुत ही सुंदर इसने नीचे में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है। पिछला लो जो इसका बना था रिसेंट लो, उसको इसने रेस्पेक्ट करते हुए अच्छा खासा इसने निकाला है। और आज का जो चाल है ये मोटा मोटी लास्ट 2 दिन के मेजर पोर्शन को इसने एक तरह से कंप्लीट इसने ओवर शैडोड कर दिया है। ये हमारा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप तो बल्कि एक बुलिश इनगल्फिंग बोलेंगे इसको हम, जिसने ये दोनों कैंडल्स को पूरे अच्छे तरीके से इसने एब्जॉर्ब करके इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ तक कि जो थर्ड डे अपना पिछले फ्राइडे का जो था इसका कारोबार हुआ था उसका भी हाई को इसने टच किया है। तो बहुत बड़ी संभावना है अब यहाँ से कल हमको चाल मिल सकती है, ये बाज़ार में थोड़ा भी इसमें सुधार आता है। तो ये हो गया एक तरफ का बात। दूसरा हमारा FII का जो डेटा हमने शेयर किया था उसमें अभी तक जनवरी में 13,000 करोड़ का सेलिंग था। ये 2 दिन में उन्होंने सेलिंग और बढ़ाई है। जैसे आज का हम देखें तो 31 जनवरी को 5,500 करोड़ की इसने सेलिंग और की है। तो ये मिला करके अभी नेट पोजीशन 25,000 करोड़ हो गया, यानी 13,000 करोड़ हमारा जो है पूरे जनवरी में जो था, सिर्फ 2 दिन में उसने इतनी बड़ी सेलिंग करके 25 में इसको ले आए हैं। कोई खास बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारा DIA बैठा हुआ है, वो उसके बराबर का बाइंग भी कर रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार FII अपना इंडेक्स के अंदर में, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट बढ़ाई जा रहा है। नॉर्मली बजट में जाने के पहले, इतने बड़े इवेंट के पहले इतना शॉर्ट ये लोग बढ़ाते हैं, ये अच्छा एक साइन नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ हो जो इनको मालूम है और हम लोगों को नहीं मालूम है। नहीं तो इतने समझदार FII होते हैं, ये लोग इतना बड़ा शॉर्ट नहीं क्रिएट करके जाएंगे। यदि हम इसको चेक करें तो 80% इनका जो है शॉर्ट है और 20% इनका लॉन्ग है। ये बहुत बड़ा मिसमैच एक है नंबर है। ये इनका आपको कंपैरिजन का है। इसमें देखिए FIIs के जो अपने लॉन्ग और शॉर्ट है तो 25,000 इसमें दिखा रहा है लॉन्ग है एंड 1.2 लाख इसमें शॉर्ट है। तो 80-20 का रेशियो विच इज़ नॉट गुड। पहली बार हम देख रहे हैं एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि FI और प्रो दोनों तो साथ में है, दोनों का मानना एक जैसा ही है, दोनों के शॉर्ट बढ़े हैं, दोनों के लॉन्ग कम हुए हैं। DII जो है इनके लॉन्ग कंपैरेटिवली शॉर्ट के बनस्पत इनका ज़्यादा है और क्लाइंट का तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो ये मोटा मोटी सिनेरियो। अब किसी भी तरफ में कल जो चाल आएगा वो बहुत बड़ा चाल होने का संभावना है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग की अनवाइडिंग दोनों काम एक साथ होने का है, डिपेंडिंग मार्केट कहाँ जाता है। तो जिस भी तरफ का मार्केट कल दिशा देगा, कल बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से कल बहुत बड़ा मार्केट में मूवमेंट आना चाहिए, ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं। और किसी कारण से कल नहीं आया, बहुत बार मार्केट क्या करता है, इतने बड़े इवेंट में प्ले करने के टाइम पे कुछ भी बड़ा करना होता है तो वो थोड़ा सा जो है ढीला कर देता है। लेकिन यदि बाज़ार को तेज़ की तरफ जाना है तो कल मार्केट को कम से कम मेरे हिसाब से 300-400 पॉइंट इसको कल तेज़ करना होगा, तब जा करके, मतलब यदि कुछ बड़ा अच्छा कुछ खबर आ गया, यानी मान लीजिए बजट में कोई एक अच्छा खबर आ जाए या एवरेज खबर आ जाए या कोई ख़राब खबर नहीं है जो बाज़ार सोच के चल रहा है, जो बाज़ार को अच्छा लग जाए और बाज़ार उस पर रिएक्ट पॉजिटिवली करना चाहे, तो कल उसको बहुत बड़े रूप में करना पड़ेगा। कम से कम मैं समझता हूँ 300-400 पॉइंट का उसको निफ्टी के अंदर में इसको अपसाइड मूवमेंट देना होगा। नहीं तो क्या होगा, यदि कल मान लीजिए 100-150 पॉइंट खाली करके छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि जो शॉर्ट करके बैठे हैं ना वो फिर हावी हो जाएंगे, फिर उनको मतलब संभालना मुश्किल हो जाएगा, फिर बाजार नीचे ड्रैग कर सकता है। तो इसको हमको दिमाग में रख के चलना है।
फिर भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ खुली हुई है, हम उसको आगे और बात करेंगे। मार्केट मूड इंडेक्स चेक कर लेते हैं। परसों हमारा 34.67 था। आज बाजार सुधरने के बाद भी 32.63 है, यानी अभी भी फियर फैक्टर और बल्कि इंक्रीज हुआ है, कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। जबकि मार्केट नीचे से 200 पॉइंट रिकवर किया 2 दिन में, फिर भी हमारे मार्केट में फियर अभी भी काफ़ी ऑलमोस्ट एक्सट्रीम फियर के जोन में हम हैं। सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। तो पीएसयू बैंक्स जहां इतनी गिरावट आई थी पिछले 4-5 दिनों में, तो सबसे अच्छा आज इसने दिया है पुल बैक, 4% के आसपास का इसमें है। मीडिया में 2.3% है। जो अपने स्टॉक्स में अच्छी करेक्शन थी सेक्टर में पिछले 4-5 दिनों में, उन्हीं में ज़्यादा रिकवरी आई है। ऑटो इंडेक्स भी हमारा अच्छा रफली 2% अप हुआ है। और सरकारी कंपनियां हैं वो भी 1.7 है। मेटल भी 1.5% प्लस में था। तो मोटा मोटी सारे ही ठीक ही थे। और लगार्ड हमारा जो रह गया था वो आईटी रह गया था, 1.18% है, और फार्मा 1% है। तो ये थोड़े से जो है सेक्टर वाइज आज जिन्होंने थोड़ा डैम्पनर का प्ले किया था वो ये था। इंटरनेशनल मार्केट देख लेते हैं। तो अभी जब मैं होमवर्क कर रहा था आने के बाद, मैं एक्चुअली एक मैरिज में था तो मुझे थोड़ा लेट हो गया, आके होमवर्क चेक किया था तो रफली 12 बजने वाले थे। तो उस समय तक का पोजीशन ये था कि हमारे इंटरनेशनल अमेरिकन मार्केट्स लगभग आधा से 1.5% प्लस में चल रहे हैं, जो मेन अमेरिकन मार्केट्स है। तो उसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आया। हो सकता है ओवरनाइट हमारा वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद भी और कल सुबह भी हम देखते हैं कैसा फॉलोअप आता है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ होती तो एक अलग बात है। लेकिन अभी अमेरिकन मार्केट भी उस जगह पर आ गया है जो एक तरह से हम ये सोच सकते हैं कि यदि अटकना चाहे तो ये इनके लिए सही जगह है। एक जो नीचे से इनका जो बाउंस बैक आना था, ये बहुत सही जगह तक आ चुका है। अब या तो यहाँ से इसको खींच के ऊपर ले जाएगा या फिर यहाँ इसको अटक सकता है। अटकने की जगह तो है इसके पास। हो सकता है ये रीज़न हो, एफआईआई जो है हमारे शॉर्ट को बढ़ा के गए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसको हमको देखना होगा। अमेरिका इन एशियन मार्केट्स में तो सारे रेड में थे आज। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, वो देख लेंगे, क्योंकि आज का वीडियो में बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। सिर्फ कल प्री बजट का कारण ही हम आपको वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक बार इसको बेसिक्स चेक कर रहे हैं खाली। मेटल सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। गोल्ड है, सिल्वर है। आज देखिए सिल्वर 2.5% माइनस था, अभी जब मैंने चेक किया रात के 12 बजे तो 2.5% रिकवर करके 0.5% प्लस में आ गया। तो मेटल ने भी अच्छी रिकवरी कर दी है संजोग से ये लास्ट 2 घंटे में। कॉपर भी अपना प्लस में आ गया है, नीचे के लो से काफ़ी स्मार्ट रिकवरी दे रहा है। और क्रूड ऑयल भी जो है उस पर भी 1% की चाल है। क्रूड का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये रेंज बाउंड रहेगा, $4-5 के एक दायरे में काम करता रहेगा। तो उसमें अब कोई विशेष हमको उतना दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स, इसकी हम बात करके गए थे कि एक बार बढ़ सकता है और 104 तक जा सकता है। आज 103 के आसपास गया भी था, लेकिन लास्ट में वापस ये कम हो गया। वीकनेस तो इसमें आ चुकी है, फॉर श्योर है। इंडियन करेंसी भी उसी के पीछे पीछे थोड़ा सा एक बार वीक हुआ था, लेकिन बाद में इसने अच्छा खासा इसने कोशिश किया अपना स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का। अब देखते हैं कल क्या होता है, बजट के कारण इसमें क्या चेंजेस आएंगे, लेट अस सी, वी डोंट नो। तो हमको इसको देखना पड़ेगा। न्यूज़ के ऊपर आते सबसे इम्पोर्टेंट अब हमारे लिए बात है, वो ये है कि अब हमने आपसे ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि यूएस का जीडीपी रफली 3% फोर्थ क्वार्टर में मोर देन एक्सपेक्टेड, इस रिसेशन के बावजूद भी इनका इम्प्रूव हुआ है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारे पास है। ये मैं इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम कल बजट में जा रहे हैं, तो हमारे को चारों तरफ से किसी के भी हम लोग पॉजिटिव नहीं बात कर रहे। यहाँ तक कि मैं भी आपसे जब बात कर रहा हूँ तो थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहा हूँ, कंसिडरिंग एफआई डेटा वगैरह वॉट एवर इट इज़, लेकिन हमको सारे फैक्टर्स को देखने हैं। फेड ने भी एक अपना बात बोल दिया था कि लोग रेट को जो है ना श्रिंक, इसकी जो हाइक है उसको श्रिंक करेंगे, पहले की तरह एग्रेसिव नहीं रखेंगे। इसकी संभावना है बिकॉज इन्फ्लेशन स्लो डाउन कर गया है, इन्फ्लेशन में कमी आ रही, तो इसलिए कि ये पॉजिटिव हमको बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि संभावना है कि रेट उतने न बढ़े। ये जो एक सबसे बड़ा जो अभी खराब खबर लगी हुई थी अडानी ग्रुप को लेके, हिंडनबर्ग ने जो अपना एक रिपोर्ट जाहिर किया था, जिसके कारण सब जगह इंडियन स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी। इसमें जो है इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था इंडिया के बारे में, जो मैंने आपको उस दिन कहा था, आपको वापस इसलिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ आज मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स को शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया के अंदर में जो है ये बड़े लोग जो भी होते हैं पॉलिटिकली बैक्ड होते हैं, और ये लोग अपना हर तरह का अपने हिसाब से लोग मीडिया को भी ये लोग जो है ना बुली कर लेते हैं,
इन्होंने ऐसा वर्ड भी यूज़ किया कि दे आर आइदर इम्प्रिजन्ड और आउटराइट मर्डर्ड, या इनको अरेस्ट भी करा देते हैं जो नेगेटिव लिखते हैं इन लोग के बारे में। इसके बावजूद भी इन्होंने लिखा है कि हम अपना जो है हिम्मत करके इनके बारे में आपको लिख रहे हैं। तो ये एक बेस बना रहे थे अपने सोच के हिसाब से कि ये लोग मतलब यहाँ पंगा ले सकते हैं इतने बड़े ग्रुप के साथ में। हमने आपसे इनके बारे में भी शेयर किया था। तो हिंडनबर्ग जो है ये एक्चुअली इसका काम है, ये छोटे मोटे कंपनियों को आज तक इसने अपना टारगेट बनाया था और उनके रिपोर्ट्स को ये पब्लिश करके शॉर्ट करके पैसे कमा रहे थे। तो छोटे जो ग्रुप होते हैं, छोटे कंपनियां होती है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो कि वो लोग उसको काउंटर अटैक कर सके। तो पिछले 4-5 साल से यही काम ये करते आ रहे थे। तो इनको लगा कि इस बार भी सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन इनको नहीं मालूम कि उन्होंने इस बार जो है एक बहुत बड़े शार्क के मुंह में हाथ डाला है। तो इतना इजी नहीं है। दूसरा, इस बार इन्होंने अकेले ग्रुप को इन्होंने टारगेट नहीं किया, इन्होंने इंडिया एज अ कंट्री को भी इन्होंने टारगेट कर दिया है। ये भी इन्होंने एक मिस्टेक किया है, मैंने आपसे शेयर भी किया था। एक बार वो स्लाइड फिर से दिखा देता हूँ। ये है तो जिसमें इन्होंने कहा था कि यहाँ पे बैंक भी सारे मिले हुए हैं, गवर्नमेंट भी मिले रहती है, यहाँ मतलब फ्रॉड हर तरह से होता है। ये सारे इन्होंने करके यहाँ के इमेज को ख़राब करने का प्रयास किया था। इन्होंने सेबी तक को इन्होंने इसमें ड्रैग कर दिया था कि हम लोग बैठ के छोटी कंपनी सब कुछ कर सकते हैं, तो सेबी क्या कर रही है फिर जो है। ये बहुत सारी बातें थी जो है। तो बट नेचुरल था कि इंडिया में कोई भी अपने कंट्री का जो इमेज को ख़राब नहीं होने देंगे इस तरह से। तो पूरा मेरे को उम्मीद था कि इनका जो एफपीओ आ रहा है वो थ्रू हो जाएगा। हमने आपसे शेयर भी किया था और इन्होंने जो रिस्पांस भी दिया था उन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा था कि हमारा एज पर शेड्यूल है। बैंकर्स कंसिडर कर रहे हैं डिले का, प्राइस कट का, बट इन्होंने क्लियर कहा था कि ना तो हम शेड्यूल हम चेंज करेंगे, ना हम इशू प्राइस घटाएंगे। इनको कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होगा हमारा ये थ्रू हो जाएगा। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। उसके रीज़न भी थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था अपना, इन्होंने क्लियर कट एकदम दे दिया था कि हमारे ऊपर ये जो अटैक है सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया है। इंडिया की इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इन्होंने किया है। तो ही न्यू, अडानी जो है इनको पता था ये इस बार इन्होंने जो है इनको अकेले नहीं छोड़ा, सबको इन्होंने अपने हथकंडे में डाला है। तो सब मिलकर के करेंगे। सबसे पहला स्टेट बैंक ने क्लियर कर दिया था कि हमारा जो भी एक्सपोजर है वो एकदम लिमिट में है, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग इनके एसेट्स हैं। वो सब चीज़ को इन्होंने अच्छे एस्क्रो मैकेनिज्म के हिसाब से किया रखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो डेट सर्विस विल नॉट बी अ चैलेंज, ये इन्होंने क्लियर पहले ही कर दिया था। इसके अलावा अडानी ने कहा था दैट वी अफर्म दैट वी आर इन कंप्लायंस विथ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि दैट हमारी सभी लिस्टेड कंपनी जो है दे हैव अ रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ कहा था कि दैट वी विल एक्सरसाइज ऑल आवर राइट्स टू परस्यू रेमेडीज टू सेफ गार्ड आवर स्टेक होल्डर्स बिफोर ऑल प्रिपेयर अथॉरिटीज़। इसका मतलब क्या है, इनको चिंता है अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में, उनका इंटरेस्ट को पूरा ये करेंगे और इसके लिए जो भी इनको रिस्पॉन्स देना होगा इस एलिगेशन के ऊपर ये देंगे। तो इसके चक्कर में इन्होंने 412 पन्ने का जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट भी इशू कर दिया था, जो भी इनका था। और इन्होंने क्लियरली कर दिया था कि ये बेसलेस ही खाली नहीं है, बल्कि इनका जो इंटेंशन है वो एक फॉल्स मार्केट को क्रिएट करना है, जिससे हिंडनबर्ग जो है, जो एक खुद एडमिट कर रहा है कि वो शॉर्ट सेलर है, वो एक बड़ा फाइनेंशियल गेन को ले सके गलत तरीके से, जो है बहुत सारे इस तरह के अफवाहों को फैला करके। तो ये इन्होंने एकदम क्लियर कट कर दिया था। तो अब ये आज का डेट है, पहला 2 दिन अडानी का इशू 3 से 4% खाली भरा था। 100% लोगों को डाउट था कि ये सब्सक्राइब होगा नहीं। हो सकता है एफआईआई ने जो है इस कारण से शॉर्ट को बढ़ाया हो कि उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि शायद ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया इस एफपीओ को बेल आउट करने वाले इंस्टीट्यूशन नहीं थे, बल्कि हमारे इंडियन कॉर्पोरेट जाइंट्स थे। अंबानीज हैं, एयरटेल वाले अपने सुनील भारती मित्तल जी हैं, जिंदल ग्रुप वाले हैं। तो ये सारे मिलकर के किया इन्होंने इस इशू को थ्रू। तो अडानी एफपीओ सक्सेसफुली क्लोज्ड। तो इनका बहुत क्लियर कट था। तो इसके अंदर में इनको टोटल में जो है मोर देन जितना इनको चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा ही इनको मिला है। और हाई सब्सक्रिप्शन फ्रॉम फैमिली ऑफिस ऑफ मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल एंड सुनील मित्तल। सो टॉप इंडिया इन कॉर्पोरेट्स जो है कमिंग टुगेदर फॉर देयर फेलो कंट्रीमैन।
तो मैंने आपसे यही इसलिए कहा था कि अब ये बात पूरे खाली एक कंपनी की नहीं है, पूरे देश का है। और जब देशभक्ति की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तानी कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। इनको लगा कि शायद जब ये इस तरह का करेंगे तो कंपनी वाले पहले अपना नुकसान जो है देखेंगे, उसमें अपना कुछ संभालेंगे। उनको ये नहीं पता था कि यहाँ इन्होंने बात जो है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर छेड़ दिया है। तो यहाँ हिंदुस्तान तो ऐसे अपने आप को खराब नहीं होने देगा, यहाँ का इमेज खराब नहीं होने देगा। सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट जो लोग हैं, ये लोग मिल करके इन्होंने इस इशू को आगे क्लियर कर दिया, जबकि ये इशू जो है मार्केट प्राइस से ऊंचा प्राइस में था। जो हमारे मार्केट में जो उसका ट्रेडिंग हो रही है वो एफपीओ के प्राइस से लोअर है, उसके बावजूद भी पूरा थ्रू हो गया है। तो द मिस्टेक हिंडनबर्ग इज मेकिंग विद अडानी इज दैट अनलाइक मैनी ऑफ द 30 odd small companies with little asset base whom they investigated earlier, Adani is not only diversified but has a solid world class asset base। तो ये एक बहुत चीज़ उन्होंने ओवरलुक कर दिया था और उन्होंने ये मिस्टेक किया। अब इसका असर क्या होगा वो भी आपको हम आगे बताएंगे। अब हम एक बार बजट की बात कर लेते हैं। अब बजट में क्या है दोस्तों, इस समय आप चारों तरफ देखिए, किसी को इस बजट से उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट फियर है। कोई कॉर्पोरेट टैक्स रेट को लेके सोच रहा है, कोई कैपिटल गेंस को लेके सोच रहा है, बहुत सारी कहानियाँ चल रही है। तो कॉन्फिडेंस बोल के किसी को नहीं है और एक्सपेक्टेशन किसी का इस बजट से बिल्कुल भी नहीं है। इनको लगता है कि ये वोट के चक्कर में वापस से जो है ना बजट जो देंगे उस टाइप के जो रेगुलर इशू करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार बजट में जाने के पहले किसी को किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसा वो गड़बड़ कुछ करेंगे नहीं, उसके लिए रीज़न मैंने आपको स्लाइड दिखाया था, वो यही था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो ऑन ट्रैक है, नंबर 1। इन्फ्लेशन हमारा जो है वो बैक विद इन टारगेट बैंड आ चुका है। नंबर 3, हमारा जो टैक्स कलेक्शन जो सरकार का है वो बहुत रोबस्ट है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जब इनको टैक्स कलेक्शन अच्छी आ रही, पैसा अच्छा आ रहा है और मार्केट सिनेरियो इतना ख़राब हो रखा है अभी, तो कोई भी कारण से अब मार्केट जो है या सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है इसमें छेड़खानी करने की। तो इसलिए बजट में मेरे को नहीं उम्मीद है बिल्कुल भी कि कोई भी तरह का गड़बड़ आएगा। तो कहने का मतलब अब यही रह गया कि जब एक्सपेक्टेशन बहुत लो होता है तो सरप्राइज़ का चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अभी हम जिस जगह पोजीशन हैं, प्लेस्ड हैं, तो उसके अंदर में एक्सपेक्टेशन के अलावा मार्केट सिनेरियो भी बहुत ख़राब है, किसी में कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आप यदि किसी को बाइंग करने की बात करेंगे तो ये वो टाइम आ चुका है जो आदमी अच्छा आदमी बाई के बारे में नहीं सोच सकता है। सब लोग या तो इंतज़ार कर रहे हैं कि 15-16 हज़ार आएंगे तब हम बाई करेंगे। तो मार्केट में देखो दोस्तों, ऐसा है, मार्केट कभी भी ऐसे ऑब्लाइज नहीं करती है कि जो आप लेवल सोचो वहीं आपको ला के दे दे। मार्केट को पता है यदि हम 16,000 आ गए तो इस बार जितने लोग को लेफ्ट आउट की फीलिंग हो रखी थी वो सारे इस पर सवार हो जाएंगे, फिर तो बाजार का गेम बनेगा ही नहीं। तो इसलिए मार्केट जल्दी से जो है ये चीज़ होगा नहीं, ऐसा मेरे को पूरा उम्मीद है। कंसिडरिंग मार्केट के जो काम करने का तरीका इतने सालों से जितना मैंने देखा समझा है, उसके आधार पे मैं अब ये बात कर रहा हूँ। अब सिर्फ एक ही हमारे लिए जो कंसर्न है, क्वेश्चन रह गया दिमाग में, वो ये है कि एफआईआई का इतना शॉर्ट सेलिंग किया होना। अब इसके लिए हमको करना क्या? तो हमको इसके लिए यही करना कि हमको हमेशा की तरह अपना स्टॉप लॉस ला के चलना है। अब आपको खाली एक चीज़ और दिखा दूँ, अच्छी वाली बात, फॉर दोज अनफेमिलियर विद शॉर्ट सेलिंग, the term refers to where experienced traders borrow shares from a broker or dealer with the strategy of making a profit on the shares before returning them to the lender। ये एक यूजुअल प्रैक्टिस होता है। Short sellers do this by promptly selling the shares to buyers willing to pay the market price। The experienced trader is now short, यानी उसके पास है नहीं और वो बेच रखा है of its shares because it has sold shares it does not own। To make a profit, the trader is betting the stock price will fall। तो यदि प्राइस गिरता है तो वो नीचे दाम पे उठा पाएंगे, ये इनका एक सोचना रहता है, उसी हिसाब से शॉर्ट सेल करते हैं। तो इफ़ दिस हैपेंस, द ट्रेडर विल स्कूप द स्टॉक बैक एट अ लोअर प्राइस एंड देन इशू इट बैक टू द लेंडर। यानी उसको लेंडर को तो वापस करना ही पड़ेगा, यदि उसका शेयर्स नहीं है और उसने बेचा है किसी से लेकर तो करना ही पड़ेगा। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब अडानी वाले केस में यदि शॉर्ट सेलर ने शॉर्ट सेल कर रखा है और उसके पास शेयर्स यदि नहीं है, जो कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इतने हाई साइज क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स तो
अडानी खुद होल्ड कर रहा है या एफआईज वगैरह जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है वो सब होल्ड कर रहे हैं। तो फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है। जब कम फ्लोटिंग स्टॉक होता है तो उसमें यदि इसने 20% 30% यदि स्टॉक्स का प्राइस गिराया है शॉर्ट सेल करके, तो वो कोई मतलब छोटे क्वांटिटी में तो हो नहीं सकता है। नंबर 2, यदि फ्यूचर्स के जो 2 स्टॉक हमारे मेनली है जो कि अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पोर्ट्स है, सिर्फ वही फ्यूचर्स के अंदर में है, उसमें भी आप यदि शॉर्ट करते हैं तो आप किसी कारण से उसमें अच्छा प्राइस हाइक हो जाए ऊपर में, आपको कवर तो करने आना ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको खाली एक टेस्ला का केस दिखा दूं जो 4 साल पहले हुआ था। इट इज़ एस्टिमेटेड अ फिफ्थ ऑफ द कंपनी शेयर्स ट्रेडेड ऑन मार्केट आर सोल्ड शॉर्ट विद ट्रेडर्स एंटिसिपेटिंग द स्टॉक विल ड्रॉप। तो 20% जो है कंपनी का स्टॉक उस समय शॉर्ट सोल्ड हुआ था। तो उसको कवर करने के चक्कर में, क्योंकि जब टेस्ला शेयर्स केप्ट रॉकेटिंग, short sellers are forced to repurchase their stocks back at even higher prices, losing profits and driving the share price even further। तो ये इस तरह का केस बनता है जब शॉर्ट सेलर ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी संभावना अब है कि यहाँ का शॉर्ट सेलर भी ट्रैप हो जाए। तो हमको क्या करना है, हमारा ये ट्रेड का सेटअप को हमेशा याद रखना है। तो इसके अंदर में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ज़रूरी है। इस जगह हमारा स्टॉप लॉस बन गया है, निफ्टी के हिसाब से बात करें 17,500। इसमें कोई किंतु परंतु रखने का ज़रूरत नहीं है। अब 17,500 किसी भी कारण से कल वापस चला जाता है और जा कर के मार्केट घंटे 2 घंटे में नहीं संभालता, यानी बहुत ज़्यादा बात करें तो बजट में जाने के पहले मार्केट को वापस जो हमारा कल का क्लोजिंग हो चुका है उसके ऊपर इसको आ जाना चाहिए, यदि नीचे गिरता भी है तो। अदरवाइज ऐसा भी होने की संभावना मुझे कम लगता है, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड हमारा बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब हमको करना क्या है, इतने सारी बातें करने के बाद एक चीज़ का पक्का है, इस बार बजट में हमको पीछे साइड में नहीं बैठना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, अभी मैं आपको दोहरा देता हूँ, इस बार पार्टिसिपेट करना है। क्वांटिटी छोटी रखिए शुरुआत में, पहले और क्लैरिटी आने दीजिए। क्लैरिटी कैसे आएगा? क्लैरिटी ये आएगा कि बजट में जाने के पहले हम लोग जो है मोटा मोटी 100 पॉइंट ऊपर ही रहेंगे, ऐसा उम्मीद मेरे को लग रहा है। क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो अडानी का भी झंझट के कारण इतना जो प्राइस गिर गया था सब चीज़ों का, पूरे मार्केट हमारे जो उसको कॉन्फिडेंस जो ख़त्म हो गया था, अब वो कॉन्फिडेंस वापस आने की संभावना है, वो बन जाएगी। ये हमको अब कल देखना होगा मार्केट कैसा क्या वर्डिक्ट अपना देती है इस इशू के बाद। तो यही खाली एक हमारे लिए है, बाकी हमने आपको सब चीज़ बता दिया, शॉर्ट सेलिंग वाला कहानी बता दिया है, एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट का पोजीशन भी बता दिया है। यदि कल किसी कारण से मार्केट 200-300 पॉइंट यदि ऊपर चलना शुरू कर देता है, जो कि आइडियली चलना चाहिए, यदि मार्केट में कोई भी ख़राब बजट में कल नहीं आता है तो, क्योंकि क्या आएगा हमको पता नहीं है, किसी कारण से कोई ख़राब नहीं आता है तो लोग ऐसे न्यूट्रल सोच के रखे हुए हैं, सबको लगे कुछ ख़राब नहीं आया, तो उसमें भी वो लोग हो सकता है कि खुशियाँ मनाने लग जाए कि जो एक्सपेक्ट किए थे गड़बड़ हो सकता है वो भी शायद ना हुआ, तो उसमें भी खुशियाँ शायद मनाने लग जाए, तो बाज़ार उसमें भी मूवमेंट दे सकता है। तो अब कल थोड़ा भी अच्छा खबर हो, कोई विशेष गड़बड़ खबर नहीं आया हो, तो बाज़ार को कायदे के हिसाब से कल अच्छा तेज़ी देना चाहिए, यानी 300 पॉइंट का मिनिमम तेज़ी कल देना चाहिए, यदि बाज़ार चाहता है कि यहाँ से चाल ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाए। नहीं तो वही बात है, शॉर्ट सेलर्स हावी हो जाएंगे, मार्केट को फर्दर और ड्रैग कर देंगे। तो ये मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा। अब आपको मैं इतना समझाने के बाद एक बार अब आपको शेयर कर लेता हूँ, नए जो लेवल्स हमारे आ चुके हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा नया लेवल आ गया है, मंथली लेवल फरवरी का। अच्छा बात क्या है, इस मंथ का हाईएस्ट लेवल 18,475 है। पिछले मंथ में तो 19,000 के ऊपर था, तो इस बार काफ़ी नीचे है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अब फरवरी मंथ में यदि हम 18,500 के ऊपर हम 2 दिन से ज़्यादा क्लोजिंग कर दिए, तो ये मंथ सबके उम्मीद के विपरीत बहुत बेहतरीन मंथ साबित हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी पूरी बन चुकी है, क्योंकि एक ग्राउंड वर्क रेडी है। ग्राउंड वर्क इसलिए रेडी है कि हम वो सारी बातें कर चुके हैं कि मार्केट बहुत हाईली ओवरसोल्ड भी है, मार्केट के अंदर पहले जो होनी चाहिए वॉलेटिलिटी वो भी हो चुका है, बजट के पहले कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, टाइम वाइज प्राइस वाइज वो भी करेक्शन हो चुका है, हमारा जो वेव थ्योरी के आपसे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसमें भी हमारा मतलब कुछ गुंजाइश बाकी नहीं है।
और ब्रॉडर मार्केट ने भी अर्ली इंडिकेशन हमको देना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट हमारा इंडिया विक्स ने भी आज 5% का गिरावट देके उसने भी एक संकेत दे दिया है। तो ये इतने सारे हमारे पास में जो है पॉइंट्स हैं, जो सब कुछ मतलब हम यदि इनकम टैक्स कलेक्शन की बात कर लें तो वो टैक्स कलेक्शन भी सरकार के पास जीएसटी वगैरह का भी बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि बेमतलब का कल कोई ख़राब चीज़ आना चाहिए बजट में। तो हम वेल पोजीशन हैं बजट में जाने के पहले। तो इसलिए हमको अब यही करना है कि एकदम सुबह 11 बजे तक हमको चेक कर लेना है। जो कुछ करना है इसको 11 बजे के पहले ही निपटाना होगा। नीति नीचे कुछ भी बचा रह गया है तो करना होगा और उसके बाद इसको ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए। इंडिया विक्स फिर से रिमाइंडर दे दूँ, उसको कल बहुत क्लोजली वॉच करिए। यदि पहले 1 घंटे के बाद वो गिरना शुरू करता है तेज़ी से तो समझ लेना ये आपको और भी फर्दर इंडिकेशन में एक स्टैंप लगा दिया है। तो ये अपना एक बहुत अच्छा रह जाएगा। तो अब हम लोग जो है बिना दिमाग में कोई नेगेटिव रख करके बहुत वॉचफुल हो करके, केयरफुल हो करके, पोजीशंस को हेज करके हम अपना आप तैयार हो सकते हैं। एक बार 18,000 के ऊपर हमको 2-3 घंटा काम कर ले बाजार, चाहे कल करे चाहे परसों करे, कभी भी करे, 2-3 घंटा हमको चाहिए कम से कम 18,000 के ऊपर काम करने का। यदि वो हो जाता है तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि इसका नीचे का काम एकदम मतलब फाइनल तरीके पे ख़त्म हो चुका है। मैं थोड़ा एडवांस बात नहीं करना चाहता कि हो ही गया, इसलिए मैं आपको पूरा क्लैरिटी से बताया था। 18,000 के ऊपर हमको 2-3 घंटे का क्लोजिंग चाहिए, वो एकदम फाइनल फिगर होगा हमारे लिए कि ऊपर हम जा रहे हैं। तब तक के लिए हम क्वांटिटी कंट्रोल रखेंगे, उसके बाद हमको पार्टिसिपेट करना है। दूसरी बात, बहुत बार बजट के दिन बड़ा चाल नहीं भी आता है तो उसका फॉलोअप नेक्स्ट डे आ सकता है, क्योंकि हमारा फेड का भी एक मीटिंग बाकी है, तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा बैक सीट ले लें। तो पोजीशन हाथ में कुछ ना कुछ अब रखना है। अब खाली हमको होके नहीं आना। हर बार आपको हम कैरी करने मना करते हैं, अब बाई साइड की कैरी करके आप आराम से आ सकते हैं, पोजीशन को हेज करके। अब ये हेज कैसे करना है दोस्तों, ये सब आपको सीखना होगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना होगा। हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकता। तो आपको हमारा इस बार का निफ्टी का लेवल मिल चुका है। इस वीक का 18,275 है। तो अभी तो आज हमारा कल वेडनेसडे था, 3 दिन हमारे पास कारोबार है इस वीक में। देखते हैं क्या करता है। फिलहाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मंथली लेवल 18,475, राउंड ऑफ 500 कर लीजिए। इसके ऊपर 2 दिन का क्लोजिंग मिल जाए तो पूरा महीना फिर इसके ऊपर हमको यात्रा करने को मिलेगा। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। नंबर 2, कल की बात करें तो कल हमारा 17,860 हाईएस्ट लेवल है। तो इस जगह पर आके हो सकता है एक बार अटके। यदि इसके ऊपर जा करके आधा घंटा से ज़्यादा टिक जाता है, आप उसको 1 घंटा ही पकड़ लीजिए, 1 घंटे से ऊपर टिक जाता है तो समझ लेना फिर पूरा दिन बहुत लो चांस होगा कि इसके नीचे वापस आएगा। तो ये एक अपने को बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, मंथली लेवल की बात करें 17,750 के ऊपर यदि हम हैं तो हम स्ट्रॉन्ग। वीकली पे देखें 17,725 के ऊपर हम हैं तो हम बाई साइड में हैं। तो ये दोनों हमारा काफ़ी हद तक मैच करता है। और हम कल की बात भी करें तो 17,700 ही आ रहा है। तो अब हमारे लिए कल की बात करें, छोटा स्टॉप लॉस की बात करें तो 11 बजे के बाद 17,600 का स्टॉप लॉस आप आराम से समझ सकते हैं। 500 की जगह 600 भी पकड़ सकते हैं आप। तो ये आप पकड़ सकते हैं खूब आराम से। और कहीं भी आपको 550 में देखिए तो एक बहुत अच्छी जगह आपको मिलती है वापस से पोजीशंस को बनाने की, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क और रेशियो सुपर फैंटास्टिक हो जाएगा। यहाँ आपका रिस्क सिर्फ 100 निफ्टी पॉइंट का रहेगा और ऊपर आपके लिए कम से कम 500 से 1000 पॉइंट का खुला हुआ इसी महीने के लिए है। तो इस चीज़ को ऐसे ध्यान करके आपको काम करना है। ये अब आपका बैंक निफ्टी का, इसका भी लेवल आपके सामने सारे आपको मैं हमेशा की तरह अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। आपके हमारे फ्रंट पेज के ऐप के ऊपर में आता है, ट्विटर पे भी रहता है, ये आप देख लीजिएगा वहाँ पे, नहीं तो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अब बजट में जाने के पहले ये एक मेरा मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मुझे बना के दे देना चाहिए। आज मैं एक अलग तरह का आपको बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया हूँ, रूटीन वाला वीडियो नहीं था ये। और ये सिर्फ बजट की बात नहीं थी, ये बहुत सारे अडानी फैक्टर भी था, बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर किया है आज। तो आज का वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत इससे फ़ायदा होना चाहिए। आप इसको थोड़ा सा एक बार वापस देख सकते हैं, देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब आगे के लिए सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उम्मीद करते हैं फरवरी हमारा ये बहुत अच्छा जाएगा, और जो हम 3 महीने से जो तकलीफ पा रहे हैं इस बाज़ार में, जो डायरेक्शन क्लियर नहीं था हमको, वो अब हमको हो जाएगा, कि हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से डायरेक्शन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो एकदम क्लियर कट है। अब वो आ ही जाएगा। नीचे आ गया तो नीचे का हम लोग अपना काम करेंगे। फ़िलहाल के लिए 17,500 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आपको यदि कट नीचे दिखता है बंद होते हुए तो एकदम चुप करके एक बार साइड हो जाइए। फिर हमारा जो थर्सडे का वीडियो आता है उसमें थोड़ा और डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, यानी कल हमारा फिर से एक वीडियो आपको मिलेगा, उसमें हम आपको फिर से आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे, पोस्ट बजट का एक थोड़ा सा बात कर लेंगे, एक उसका भी मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड बीइंग विथ मी। थैंक यू।